चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बारे में। ठीक है, बाईसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल हेडिंग डालना है। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी और एक लिंगी। द्विलिंगी और एक लिंगी हेडिंग डालेंगे, बाईसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। द्विलिंगी और एक लिंगी। आप लोग भी कल लिखे नहीं है क्या? बहुत लोग अभी नहीं लिखे हैं। अब इसमें बाईसेक्सुअल पहला नंबर नोट करिएगा। पहले बाईसेक्सुअल के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, बाईसेक्सुअल को ही हम होमोथैलिक भी कहते हैं, या इसी को हम होमो होमोथैलिक या होमोथैलिक को ही इसी को हम मोनोइसियस भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोइसियस यानी एक द्विलिंगी के लिए मोनोइसियस शब्द यूज होता है, या इसके लिए हम एक और नाम यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। इसी को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। फ्रोडाइट अभी सबका हिंदी लिख लेंगे। इसको द्विलिंगी या समथैलेसी या मोनोइसियस या उभयलिंगी कहा जाता है। बस समझ में आया? इनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। बाईसेक्सुअल को आप होमोथैलिक भी लिख सकते हैं, मोनोइसियस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हर्माफ्रोडाइट भी लिखा जा सकता है। तो ये अलग अलग नाम हो गया जिससे हम इसको जान सकते हैं। अच्छा, अब किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यादातर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कि बाईसेक्सुअल, देखिए बाईसेक्सुअल वर्ड क्या बताता है? बाईसेक्सुअल का मतलब हो गया कि जब एक, बाई मतलब होता है दो, और सेक्सुअल यानी कि लिंग, जब एक ही शरीर में दो अलग अलग लिंग हो तो उसको द्विलिंगी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको बाईसेक्सुअल कहा जाता है। बाईसेक्सुअल का मतलब हो गया एक ही शरीर में दो अलग अलग लिंग का होना द्विलिंगी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें लिखेंगे व्हेन मेल reproductive organ, when male reproductive organ and female, when male reproductive organ and female reproductive organ and female reproductive organ, when male reproductive organ and female reproductive organ are present in single body या सेम बॉडी, ठीक है, सिंगल बॉडी आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल। हम केवल यहाँ बाईसेक्सुअल लिख दे रहे हैं, लेकिन इनको इन अलग अलग नामों से आप जान सकते हैं। तो जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही शरीर में मौजूद हो, इसको हम लिखेंगे हिंदी में, जब नर जनन अंग और जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों, जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों दोनों एक ही शरीर में, जब दोनों एक ही शरीर में मौजूद हो
तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। ठीक है, द्विलिंगी किसको कहा जाएगा? तो जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही शरीर में मौजूद हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्विलिंगी कहा जाता है। तो ये बातें याद रखना है, द्विलिंगी किसको कहा जाएगा? तो वैसे जीव या वैसे पौधे, ठीक है, यानी ये किसी जंतु के लिए या फिर किसी पौधे के लिए आप उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो वैसे जीव जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही शरीर में मौजूद हो तो उस जीव को द्विलिंगी कहा जाता है। यानी कि जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही शरीर में मौजूद हो तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। हो जाएगा। अब जैसे में अगर कोई आपसे पूछेगा, जैसे कौन, तो पहले क्या बोलिएगा? इन एनिमल। अब एनिमल्स में कौन कौन से जंतु है, यानी पहले हम लोग जंतुओं में लिख लेंगे और तब उसके बाद हम पौधा का लिखवाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये नंबर में लिख लेंगे पहले जंतु। अब ये बताइए कौन कौन से जंतु है जो द्विलिंगी होता है? जैसे अर्थवर्म, यानी केंचुआ। ठीक है, अर्थवर्म केंचुआ। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? लीच, यानी जोंक। ठीक है, देखिए द्विलिंगी का मतलब हुआ जब एक ही शरीर में दो अलग अलग लिंग हो। इसका मतलब अर्थवर्म जो होता है केचुआ, केचुआ में एक तरफ में मेल होता है, एक तरफ में मेल होगा तो दूसरे तरफ में फीमेल। एक तरफ में मेल का बॉडी होता है और दूसरे तरफ में फीमेल का बॉडी, यानी कि एक तरफ में एक ही शरीर में एक साइड मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा यानी जनन अंग होगा और दूसरे तरफ में फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये दोनों आपस में कभी भी जनन नहीं कर सकते हैं। इसमें मेल साइड वाले को फीमेल के पार्ट की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए और इस फीमेल को दूसरे किसी मेल पार्ट की जरूरत होती है। ये आपस में कभी भी जनन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि एक साइड मेल और एक दूसरी तरफ फीमेल है तो ये आपस में जनन करके अपने संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये अदर बॉडी के द्वारा, अदर अर्थवर्म के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करेंगे अपना। ठीक है, स्पंज, टैपवर्म, मनुष्य भी द्विलिंगी होता है जी? नहीं होता है? अरे सोचिए कोई इसमें से द्विलिंगी अगर हो तो होता है कि नहीं मनुष्य? सोच में पड़ गए जी आप लोग। इसमें से कोई है जो द्विलिंगी हो? अभी तक इसका मतलब आप लोग बाइसेक्सुअल को नहीं समझे। अरे बाइसेक्सुअल बोलने का मतलब हुआ जब एक ही शरीर में दो अलग अलग लिंग हो, यानी मेल और फीमेल दोनों लिंगो एक ही शरीर में है क्या किसी के पास? तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? क्या सोच में पड़ जाते हैं आप लोग भी। ठीक है, अब लिखेंगे इन एनिमल। अब जंतुओं में हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में कौन कौन से जंतु है। ठीक है, अब एनिमल में देखना है हम लोग को। लिखेंगे, सॉरी, इन प्लांट, बी नंबर में लिखिए इन प्लांट। एग्जाम्पल अब दूसरा, अब पौधा में कौन कौन से पौधे हैं बोलिए तो, बताइए कौन कौन से पौधे हैं?
पौधों में द्विलिंगी पौधा का नाम बता नहीं रहे हैं जी आप लोग। बताए हैं पहले से भी हम। इसमें हो जाएगा पहला नंबर टी, मटर का पौधा। मटर, टी के बारे में बताया क्या ना, मटर। दूसरे नंबर में कारा पौधा। कारा प्लांट जो होता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, और एग्जाम में पूछा भी गया इस बार के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। कारा पौधा एग्जाम्पल था, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चाइना रोज, यानी गुड़हल। ठीक है। और बताइए और कौन कौन हो जाएगा? कुकुरबिट्स, कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल, कुकुरबिट्स कोहड़ा को बोलते हैं, कोहड़ा। ठीक है, देख लेंगे। हो गया, देख लीजिए। एक दो और एग्जांपल, पंपकिन जोड़ लीजिए। पंपकिन, लौकी, और भी कोई है बाकी? ओनियन, प्याज। अब तो कोई बाकी नहीं है। मस्टर्ड होन, एक मस्टर्ड जोड़ लीजिए। एग्जाम्पल कितना याद रखिएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ध्यान में नहीं आएगा उतना। मस्टर्ड यानी कि सरसों, सरसों का जो पौधा होता है ना। और कोई एग्जाम्पल? कोई बात नहीं, हो गया बहुत है, इतना इट्सेट्रा लिख लीजिए। वैसे एनसीईआरटी वाला जो एग्जाम्पल है उसका ज़्यादा चांस होता है आने का, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। हो गया। हटा दिया जाए इसको। तो ये तब पौधा में कौन कौन सा पौधा है जो द्विलिंगी होता है, ये पौधा का हो गया। और ऊपर में ये जंतु हो गया, जानवर, जितने भी जंतु हैं ये सब हो गए जो द्विलिंगी होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक लिंगी को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, नोट करके लिख सकते हैं। मोनोइसियस, मोनोइसियस टर्म is used for, मोनोइसियस टर्म इज यूज्ड फॉर, यानी कि मोनोइसियस शब्द को किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो हम बताए भी थे आप लोग को, मोनो के लिए बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल मोनोइसियस शब्द, यानी कि मोनोइसियस शब्द का उपयोग, मोनोइसियस शब्द का उपयोग द्विलिंगी के लिए, द्विलिंगी के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। मोनोइसियस शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? मोनोइसियस शब्द का उपयोग द्विलिंगी के लिए किया जाता है। ठीक है।
दूसरे नंबर में लिखेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम लोग हेटेरोथैलिक बोलते हैं, और इसी को हम हेटेरोथैलिक के बाद वहां हम इसे मोनोइसियस बोले थे ना बाइसेक्सुअल को, तो यहाँ बोल देंगे डायोइसियस। इसके लिए डायोइसियस शब्द का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ यूनिसेक्सुअल को क्या बोलिएगा हिंदी में? एक लिंगी। हेटेरोथैलिक को, हेटेरो मतलब होता है विषम, ठीक है, विषम, थैलिक थैलसी, और डायोइसियस, ठीक है। डायोइसियस शब्द का उपयोग इसके लिए हम करेंगे। क्लियर हुआ? एक लिंगी या फिर विषम थैलसी या फिर डायोइसियस शब्द, अलग अलग नाम से हम इसे जानते हैं। ऊपर वाला पॉइंट सब लोग लिख लिए? चलिए, अब यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक या डायोइसियस, इसमें यहां क्या बोलिएगा? नाम से लग रहा है एक लिंगी, यानी वैसे जीव जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग शरीर में मौजूद हो। जब मेल और, यानी या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग शरीर में मौजूद हो, तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। जैसे हम मनुष्य एक लिंगी होते हैं, मतलब इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होता है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में होता है। नर का जनन अंग नर में होगा और मादा का जनन अंग मादा में होगा। लेकिन केंचुआ में आप क्या देखे थे? एक ही शरीर में नर का भी जनन अंग था और मादा का भी जनन अंग था, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही शरीर में था। अच्छा, यहां के लिए आप इसको कैसे लिखिएगा? व्हेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल, या ऐसे लिख दीजिए ना, व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हटा दें इसको, ये पहले वाला तो थोड़ा बड़ा में लिख दिया था हम लोग, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। व्हेन मेल एंड फीमेल, शॉर्ट में हो जाएगा, और दोनों के लिए एक ही बार लिख देंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग शरीर में मौजूद होंगे, है समझ में? यानी जब नर और मादा जनन अंग दो अलग अलग शरीर में मौजूद हो, टू डिफरेंट बॉडीज आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यानी जब नर और मादा जनन अंग, जब नर और मादा जनन अंग दो अलग, जब नर और मादा जनन अंग दो अलग अलग शरीर में मौजूद हो तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। बात समझ में आया? क्या? जब नर और मादा जनन अंग दो अलग अलग शरीर में मौजूद हो तो उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी कहा जाएगा। अब जैसे में हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखिएगा? जैसे पहला नंबर में इन एनिमल्स। अब ये एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल हैं, यानी कौन कौन से जंतु है? जंतुओं में ऐसा कौन कौन से जंतु है जो एक लिंगी होता है? मैमल्स लिख दीजिए पहला नंबर में। मैमल्स समझ रहे हैं? मैमल्स को हिंदी में कहते हैं औस्तनधारी
और स्तनधारी का मतलब होता है वैसे जीव जो अपने बच्चे को जन्म देते हों और उन्हें दूध पिलाते हों, उसे क्या क्या बोला जाता है? मैमल्स कहा जाता है, यानी स्तनधारी कहा जाता है। अच्छा, तो ये स्तनधारी हो गया। अच्छा, मनुष्य भी स्तनधारी है, लेकिन फिर भी अलग से एक ह्यूमन लिख लीजिए, मनुष्य। नहीं तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बोलिएगा सर लिखवाए ही नहीं थे, सर तो खाली मैमल्स लिखवाए थे, मनुष्य लिखवाए नहीं किए थे। मैमल्स में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बैल, बोका, बकरी सब आ जाएगा। बात समझ में आया? जितना भी स्तनधारी यानी कि जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यानी जंतुओं में कौन कौन से मैमल्स हो जाएंगे? सॉरी, कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएगा जंतु में? तो मैमल्स, ह्यूमन, और क्या, एक और लिख लीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, कॉकरोच। कॉकरोच खाए हैं? खाया नहीं जाता है भाई, बोलिए नहीं रहे हैं जी आप। कॉकरोच, तेलचट्टा, एक्सेट्रा। हाँ, ठीक है। चलिए, एक्सेट्रा बहुत है इतना। दूसरा एग्जाम्पल में आइए, इन प्लांट्स यानी पौधों में। अब हम पौधों में देखेंगे कि पौधा कौन कौन से हैं, पौधा में या फिर पौधों में कौन कौन से पौधे हैं जो एक लिंगी होता है? बोलिए। सबसे पहले कुकुम्बर। कुकुम्बर खाएं आप लोग? खीरा। अब बोलिए नहीं रहा, अरे ये खाने वाला चीज है भाई। कुकुम्बर। डेट पाम। डेट पाम खाए होइएगा। खजूर, ये भी एक लिंगी होता है। पपाया यानी पपीता, ये भी एक लिंगी होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केंसिया। मार्केंसिया, ये एक पौधा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे मार्केंसिया। ये इस बार 2023 के एक बोर्ड के पेपर में संजोग से आया भी था और हमने पढ़ाया भी था इसे। ठीक है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार बताए भी थे जब डिस्कस कर रहे थे पेपर के बारे में, तो आप लोग को बताया गया था। खैर शायद आप लोग उस वक्त नहीं थे, इसलिए तो बैकअप करना पड़ रहा है। अरे, कर लिया। एक लिंगी और द्विलिंगी वाली बातें हो गई। चलिए अब हटा दें इसको, इत्यादि कर लीजिएगा यहाँ, एटसेट्रा। बहुत है इतना एग्जाम्पल इसका। अब इसमें
हम लोग को पढ़ना है बेम्बू के बारे में। बेम्बू मतलब होता है क्या? बांस। बांस के बारे में तो सब लोग देखे ही होइएगा, लेकिन कुछ बातें कर लिया जाए इसके बारे में, बांस के बारे में। बांस का लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना दिनों का होता है? बांस का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो का जीवन काल हो जाएगा 50 से 100 वर्षों तक। 50 से 100 वर्षों, 50 से 100 वर्ष कर लीजिए, ठीक है। तो बांस का जीवन काल कितने दिनों का होगा? 50 से 100 सालों का होगा, ठीक है। बांस में जनन कौन से जनन करता है? ये प्लांट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। पौधा है तो कायिक जनन करेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन। तो बांस में जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा, याद रखना है। RHIZOME, राइजोम। राइजोम मतलब होता है प्रकंद, याद रखिएगा। प्रकंद के द्वारा कायिक जनन बांस में किसके द्वारा होगा? सबसे पहले बांस का जीवन काल कितना दिन का होता है? जीवन काल का मतलब हुआ कि वो कितना दिनों तक जीवित रहता है। तो बांस 50 से लेकर 100 सालों तक जीवित रह सकता है। दूसरी बात क्या है कि बांस में जो कायिक जनन होता है यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बांस में, ये किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा यानी कि प्रकंद के द्वारा होता है बांस में, याद रखना है। बांस में कायिक जनन प्रकंद के द्वारा होता है, ठीक है। बांस में कायिक जनन प्रकंद के द्वारा होगा। अच्छा, इट फ्लावर्स। बांस एक ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 साल के बाद केवल एक बार फूल और फल देता है, उसके बाद मर जाता है। बांस का फूल देखे हैं आप लोग? अच्छा, एक बार हम सर्च करके आपको दिखा देते हैं। इट फ्लावर्स ओनली वंस, इट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ, इट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ आफ्टर 50 to 100 years। It flowers only once in their life after 50 to 100 years and then and die, केवल लिख लीजिए आफ्टर 50 to 100 years and then die। और तब क्या हो जाता है? मर जाता है। It flowers only once in their life after 50 to 100 years and then die, और तब मर जाता है। यानी कि अपने यह अपने जीवन काल में यह अपने जीवन काल में 50 से 100 वर्षों के बाद, 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार, केवल एक बार फूल देता है और मर जाता है, ठीक है। यह अपने जीवन काल में 50 से 100 सालों के बाद केवल एक बार फूल देता है और मर जाता है। इट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ आफ्टर 50 to 100 years and then die। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक प्लांट है एस्ट्रोबिलैंथस।
कुंथियाना, एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, एंथस कुंथियाना, हेडिंग डालिए। चलिए, अब एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, यह एक तरह का पौधा है, ठीक है। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसको हम नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं, नीला कुरंजी। इसका पुष्प का रंग जो है नीला होता है। पता नहीं नेट काम नहीं कर रहा है, खैर छोड़िए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीला कुरंजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीला कुरंजी, यानी इसे नीला कुरंजी के नाम से जाना जाता है। इसे नीला कुरंजी के नाम से जाना जाता है। ये नीला कुरंजी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसे नीला कुरंजी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद एस्ट्रोबिलेंथस कुंथिया, ये इसके फूल का रंग, इट्स फ्लावर कलर इज ब्लू। इसके पुष्प का रंग, के पुष्प का रंग हरा होता है। ओहो हो, सॉरी सॉरी, ब्लू मतलब नीला होता है भाई, हरा नहीं, नीला होता है, ठीक है। इसके पुष्प का रंग नीला होता है। अच्छा, उसके बाद यह कहाँ पाया जाता है, बोलिए। इट फाउंड इन, इट फाउंड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र। इट फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ केरला, ऑफ केरला, कर्नाटका एंड, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। इट फाउंड्स इन हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु।
यानी यह केरला, कर्नाटका और यह केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है यह? तो लिख लेंगे यह केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। हो गया? चलिए, तो ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इट फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब होता है फूल देना। ठीक है, इट फ्लावर्स यानी खिलना। इट फ्लावर्स every it flowers every 12 years in their life. It flowers in लगा लीजिएगा, flowers in every 12 years in their life. Yeah, it flowers in every 12 years in their life. यह अपने जीवन काल में, यह अपने जीवन काल में प्रत्येक 12 वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्षों में अच्छा, थोड़ा सा इसमें सुधार करिए तो थोड़ा लैंग्वेज अच्छा लगेगा। वैसे इट फ्लावर्स यहाँ लगा दीजिए ONCE, वंस, इन एवरी 12 ईयर्स इन देयर लाइफ। यह अपने जीवन काल में प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार फूल देते हैं। ठीक है, इट फ्लावर्स वंस इन एवरी 12 ईयर्स इन देयर लाइफ। इसका मतलब हो गया यह अपने जीवन काल में प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार फूल देते हैं। यह अपने जीवन काल में प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार फूल देते हैं। हो गया? Its flower was seen in September October 2006
इसके पुष्प को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके पुष्प को सितंबर अक्टूबर ये 2006 में देखा गया था। ठीक है, इट्स फ्लावर वाज सीन इन, इसके पुष्प को कब देखा गया था? तो सितंबर अक्टूबर के 2006 में देखा गया था। लेकिन 12 साल के बाद, ये तो आप पौधा जानते हैं, नीला कुरंजी का जो पौधा होता है ये प्रत्येक 12 वर्ष पे एक बार क्या है, प्रत्येक 12 वर्ष पे एक बार फूल देता है। तो अगर ये प्रत्येक 12 वर्ष पे एक बार फूल दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके फूल को 2006 के बाद कब देखा गया होगा? बोलिए 2018 में। यानी कि फिर से पुनः सितंबर अक्टूबर 2006 के बाद, अब हो सकता है कि ऑप्शन में अगर 2018 हो तो भी आप मान सकते हैं। मतलब आखिरी बार इसके पुष्प को कब देखा गया था? तो सितंबर अक्टूबर 2018 में ना, हाल ही में देखा गया है। यानी दो एनसीईआरटी पहले से अभी अपडेट नहीं किया है, एनसीईआरटी 2006 ही लिखा है, सितंबर अक्टूबर 2006। लेकिन आप अपने से तो अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हर 12 वर्ष के बाद ये होगा। ठीक है, तो यानी कि सितंबर अक्टूबर 2018 में फिर उसको देखा गया था। लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी का डाटा याद रखना जरूरी है, 2006 के नाम से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर 18 आता है तो बाकी तो आप लोग बना ही दीजिएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है नीला कुरंजी? तो नीला कुरंजी पाया जाता है या पहाड़ी क्षेत्रों में, कहाँ? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़कर आइए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।